गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेस कामिनी स्वराज और आज की क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? इंपेरिकल फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखा था और कैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमारे इंपेरिकल फॉर्मूलाज और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में यूज होते हैं, हमने ये टॉपिक को कंप्लीट किया था। ठीक है, तो कुछ याद है आप लोगों को कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, हमने सिंपल सिंपल ये समझा था कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है वो क्या है? आपका सरल रासायनिक सूत्र है। ठीक है, किसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एग्जैक्ट एलिमेंट्स कितने हैं ये उसमें क्या रहता है? दिया हुआ रहता है और उसमें नंबर्स एलिमेंट्स के लिखे होते हैं। लेकिन जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसमें हम उसी जो एलिमेंट्स के नंबर है उनको सिंप्लीफाई करके सिंपल रेशियो में जो हमारे पास एक रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला आता है वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। तो चलिए फिर आज देखते हैं आज की क्लास में इससे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड है आपके। ठीक, ओके, तो ये क्लियर है आप सभी को? कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। ओके, इसे थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। ओके, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। पहले तो कैलकुलेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, एक तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने देखा था निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन से रिलेटेबल क्वेश्चन उसमें दिया हो और साथ में आपको ये भी पूछे कि आप उसका इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए कैलकुलेट करके और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप क्या करेंगे? ये यहाँ पे आके ये इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आवाज आ रही है क्लियर? हाँ, तो इसमें देखिए क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 78 दिया हुआ है। एंड इट्स परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन 92.4 कार्बन एंड 7.6 हाइड्रोजन। वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट तो दे दिया है, परसेंटेज की 78 है उसका मास। ठीक है, और उसमें जो एलिमेंट है उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट शामिल है? एक तो कार्बन दिया है और एक हाइड्रोजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है देख लीजिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? एलिमेंट फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक हम एलिमेंट का बॉक्स बनाते हैं। ठीक, ये हो गया एलिमेंट। अब एलिमेंट लिखते ही सबसे पहले हमको पता है उसमें दिया हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक, अब उसके बाद एलिमेंट तो दिया है, साथ में उस एलिमेंट का क्या दिया हुआ है? ग्राम में वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज, तो यहाँ पे लिख दो परसेंटेज और ऑब्लिक करके यहाँ पे ग्राम लिख लो ताकि आपको पता चल जाए कि उसकी वैल्यू लिखना है। तो कितना दिया है? 92.4% दिया हुआ है। एकदम बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल जैसे 11-12 के एनसीईआरटी के लिए भी यूजफुल है। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी आएंगे जिसको आपको सॉल्व करने का प्रोसीजर पता होना चाहिए। ठीक है, वहां तो सिर्फ वो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप जब तक ये प्रोसेस नहीं जानेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो 92.4% दिया है कार्बन और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है? 7.6%। 7.6%, ये परसेंट में हटा देती हूँ अभी। ठीक, 92.4 और ये 7.6, ये इतना हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो जो क्वेश्चन में दिया है। देन उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद हमको ये मास पता होना चाहिए किसका? एटम का। मास ऑफ एटम, मैं यहाँ पे एटम लिख रही हूँ छोटा। ठीक, एटम, कौन से एटम का मास पता होना चाहिए? कार्बन का। कार्बन का कितना होता है भाई? 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक,
पहला वाले कॉलम में एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिए, उस एलिमेंट का जो भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है वो हम ग्राम में कन्वर्ट करके यहाँ लिख दिए सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या करना है, हमको थर्ड कॉलम में अपने कार्बन और हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट है उसका मास लिखना है वहां पे। ठीक, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे मास। अब मास लिखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर मास ऑफ एटम, ठीक, यहाँ पे मास तो लिख दिया। अब मास लिखने के बाद इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मोल्स में। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक फॉर्मूला शुरू में ही पढ़ लिया था, है ना, कि गिवन जो मास रहेगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास। ठीक, तो यहाँ पे गिवन हमको क्या है, 92.4% दिया है और हमारे पास क्या है, 12 है। ठीक, ये कॉलम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक, मोल्स वाला कॉलम यहाँ पे अब देख लो, ये हुआ। ठीक, ओके, अब ये हो गया। इसको सॉल्व करके लिखेंगे। अब यहाँ पे आ गया 7.6 डिवाइडेड बाय 1। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, एटॉमिक मास को डिवाइड करा है, ठीक है, और जो मास गिवन है हमने उसको लिख दिया। अब इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। डिवाइड करने पे क्या आएगा, देखो इसमें 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 8 जा ज्यादा हो जाएगा, 12 7 जा, ठीक है, तो ये 7.8% के आसपास कुछ आएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा तुम्हारा, 7.6 ही आएगा। 7.6 आ गया क्योंकि 1 से डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आगे देखो, एक कॉलम और बनेगा। ठीक, इस एक कॉलम में अब क्या होगा, देखो जैसे सॉल्व कर लिया आपने, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए, उसके बाद 7.8 और 7.6 जो भी छोटा होगा नंबर, उसको आप क्या लोगे, एक मीडियम लोगे, एक मिड नंबर लोगे और उससे क्या करोगे, इस वैल्यू को फिर से डिवाइड करोगे। तो अब यहाँ पे 7.8 डिवाइडेड 7.6, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7.6 डिवाइडेड 7.6। अभी तो हमारे पास दो ही एलिमेंट है, इनमें से 7.6 छोटा हो गया है ना, और 7.8 बड़ा हो गया। या ये कह लो जितने भी नंबर्स होंगे एलिमेंट्स के, उनमें से जो सबसे छोटा होगा उसको आप क्या लोगे, मिड नंबर लेकर के उसको सबका एवरेज निकालोगे, उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया n। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ये हो गया तुम्हारा 1, ये तो 1 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी क्या आएगा, 1.1 के आसपास समथिंग कुछ आएगा, ठीक, क्योंकि 7.6 और 7.8 है। तो अगर 76 को 78 को 76 से अगर आप डिवाइड भी करते हो तो क्या आएगा, आपका जो मेजर नंबर आएगा वो 1 टाइम में ही आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर ले रही हूँ, सीधा सिंपल 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है। ठीक, अब दोनों आपको पता चल गया, ये जो कार्बन और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो क्या है, सिंप्लीफाई होकर ये आ गया। तो अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका जो इम्पेरिकल है, इम्पेरिकल फॉर्मूला, अब देख लो, कार्बन भी 1 आ गया, उसका रेशियो, यहाँ पे मैं रेशियो लिख देती हूँ, ठीक, कार्बन का तो एक ही कार्बन आया तो 1, और H भी क्या आ गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू, इसको और सिंपल CH। ये क्लियर है आपको, ये इंपेरिकल फॉर्मूला CH मिल गया। क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अपने पास तो इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया है तो उसके थ्रू हमको एक दिया है मास 78 का यूज करेंगे और इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल इंपेरिकल फॉर्मूला अगर देखते हैं हम, तो ये हो गया आपका 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1,
क्यों 12 आया यहाँ पर? इंपेरिकल फॉर्मूला का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये CH का मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा? CH मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास में C एक है तो 12 आ गया उसका मास, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको टोटल कर लोगे तो आपके पास क्या आ गया? 12 वन 12, 12 और 1 13। कितना है? 13। ठीक, ध्यान से देखेंगे ये, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखिए, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या रहता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये नंबर आपको n पता चल गया तो आप उस फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ तक देखिए, अब ये मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 78 दिया हुआ है भाई। तो यहाँ पे लिखा हमने 78 और इंपेरिकल फॉर्मूला मास हमने कैलकुलेट करके निकाला है 13। ठीक, तो उसको भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आ गया? 6 टाइम में। ठीक है, 6 टाइम में गया 13 छके 78। ठीक है, 13 6 जा 78, 6 टाइम में आ गया। अब क्या करेंगे? अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला तो है। अब क्या करना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो ये जो CH है ना, इसमें क्या कर देना है? 6 जो नंबर है n है ना, CH, और अगर मैं n लिख दूं तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे ही आपका ये जो CH की जगह n, हमने n को फाइंड आउट करने के बाद जब निकाला तो ये C6 और H6 आ गया। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखिए, क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इस कंपाउंड का। तो ये हमको सॉल्व करने से पहले तो पता चला ये इंपेरिकल फॉर्मूला का मास, उसके बाद जो गिवन मास है उसको डिवाइड करके हमने एन क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिया। फाइंड, और ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है ये फाइंड आउट कैसे हुआ? ये आपको दिया हुआ वैल्यू है उसको सॉल्व करके हुआ। तो इस तरह से आप क्या करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये हो गया आपका क्वेश्चन जो आपका पिछले टॉपिक से रिलेटेबल था। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? देखो, सेकंड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए कंपाउंड कितना दिया है? R, CH2O and 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें भी पूछ रहा है और बोल रहा है कि जो इंपेरिकल फॉर्मूला है और मॉलिक्यूलर मास है उस कंपाउंड का ये है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला देख लो क्या दिया हुआ है, ये है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला CH2O, है ना। और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 180 ग्राम। जो चीज हम पहले क्वेश्चन में कैलकुलेट कर रहे थे वहां यहाँ पे सब कुछ दे दिया है। और आपको फिर से वही पूछ रहा है कि अब बताओ कंपाउंड का क्या होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब देखो, हमको ये पता है कि इसने दिया हुआ है CH2O, CH2 क्या दिया है? CH2O, ये क्या है उसका? इंपेरिकल फॉर्मूला, ये है उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब मास कितना दिया हुआ है मॉलिक्यूल का? 180 ग्राम दिया हुआ है। ये क्या है उसका मॉलिक्यूलर मास। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम इंपेरिकल फॉर्मूला से इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए CH2O है, इसका क्या कर लो? पहले कैलकुलेट कर लो मॉलिक्यूलर मास। C का होगा 12, एक ही है तो प्लस 1। H2 हो गया, 2 है यहाँ पर, है ना। और उसका जो मास है हाइड्रोजन का कितना होता है भाई? 1 होता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। प्लस ऑक्सीजन भी कितना दिया हुआ है? 16 होता है इसका मास और 1 ऑक्सीजन है।
ठीक है, कैलकुलेट करो। 12 1 जा 12 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16। अब इसको कैलकुलेट करो कितना हो रहा है। मुझसे इतना आ रहा है, देखिए 30। ठीक है, ये CH2O का क्या है, ये मॉलिक्यूलर मास हुआ ना। देखिए एक तो ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोले या इसी को शॉर्ट केमिकल फॉर्मूला बोले, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना ही पड़ेगा। तो इसका क्या है, मॉलिक्यूलर मास 30 आ गया। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया हुआ है उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो 180 ग्राम। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसमें ये हो गया 180 ग्राम दिया हुआ है। अब n इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला मास 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में और हमने निकाला है 30। तो n नंबर ऑफ n कितना आ जाएगा, 6 आया इसमें। ठीक है, अब बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो हमने पहले क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH2 और O दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। ठीक है, क्योंकि n क्या आ गया आपका 6 आ गया। 6 तो यहाँ पे C6 रहेगा, कार्बन H2 में 6 2 जो 12 हो गया, तो H12 और O6 ये क्या हो गया आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारे इन चारों में से, ये वाला ऑप्शन है C6H12O6। तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इसमें से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दिया हो और इंपेरिकल फॉर्मूला, तो उसको कैलकुलेट करके नंबर ऑफ एन निकालो, मोल्स निकाल लो। ठीक है, एन की वैल्यू आ गई, उसको मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला से और उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो कर रहा है। ठीक, तो इतना क्लियर है आप सभी को। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। वैसे ही एक है थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉलोइंग परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जिसमें ये दे दिया है सोडियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 126 AMU। इसमें भी क्या दिया है, उसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास पहले से दे दिया है 126 AMU। ऑल्सो द नेम ऑफ कंपाउंड, अब हमको नेम भी बताना है उस कंपाउंड का और उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों बताना है। तो सेम प्रोसीजर होगा इसमें भी। क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या एलिमेंट है। सोडियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस और ऑक्सीजन है। तो जैसे मैंने अभी किया था, सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ गया आपका सोडियम है। ठीक है, सोडियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये 4 एलिमेंट हैं हमारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दी हुई है भाई, वैल्यू भी लिखते जाइए। 36.5 0.8, यहाँ पे आ गया 36.5 और ये है 0.8। सिमिलरली और क्या दिया हुआ है, 24.6 38.1, क्या दिया है 24.6 38.1। एम आई राइट, हाँ 24.6 38.1, ये वैल्यू अब दे दी हुई है हमको। ठीक, ये हो गया आपका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट और ये हो गया एलिमेंट का मास, गिवन मास यहाँ पे लिख सकते हैं, गिवन मास। ठीक है, परसेंटेज या कॉम्पोजिशन। अब अपने को पता है सोडियम का कितना होता है भाई मास, 23 होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है 11 होता है उसका एटॉमिक नंबर, बट 11 टू जो 22 हो गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है एलिमेंट्स के जिनका मास थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये 23.1% के आसपास कुछ होता है, अप्रोक्सीमेट हम इसको 23 ले लेते हैं। हाइड्रोजन का तो आपको पता है 1 होता है। फॉस्फोरस का होता है आपका 15। ठीक है, 15 और इसका जो है 30 हो जाएगा फास्फोरस का। और ये आपका हो गया ऑक्सीजन, तो आपको तो पता है ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक, अब इसको क्या करना है, सिमिलरली
आपका 36.5 डिवाइडेड 23 कर लो। उसके बाद इसमें 0.8 डिवाइडेड 1 कर लो। इसमें करोगे 24.6 डिवाइडेड 30 और इसमें आएगा 38.1 डिवाइडेड 16। ठीक, ये इतना क्लियर है आपको। अब उसके बाद हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करने से हमको ये मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएगा हमको, कितना कितना है इस एलिमेंट का। ये हो गया मोल्स। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई कर लिए, इसमें लिख लो मास। ठीक, अब देखो इसमें कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग। आप भी सॉल्व करो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ और लिखते जाते हैं। ठीक, ये तो हो गया 0.8, लिख दो इसको एज इट इज। ठीक है, 0.8 हो गया। और इसमें भी आपका आएगा 0.1 के आसपास आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। पॉइंट 3। ठीक, इसमें आ गया मेरा 2.3 समथिंग कुछ, और इसमें आ गया मेरा ये ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये वन टाइम में ही जाएगा। ठीक है, 23 डिवाइडेड 36, ये वन टाइम में गया तो 23। ठीक, यहाँ पे क्या है 5 है, तो अगर मैं ये 0.5, ठीक, पॉइंट, ये हो गया 1.5, ये आ रहा है मुझसे 1.5 के आसपास। ठीक, 1.5 के आसपास आ जा रहा है। ठीक, इतना क्लियर है। ठीक, इतना देख लीजिए, ये हो गया। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है बताइए, 0.1 लग रहा है। ठीक, तो 0.1 से आप क्या करते जाओगे, इसको डिवाइड करते जाओगे और जो रेशियो आएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखोगे सिंपली। ठीक, तो 0.1 से वहां पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, यहाँ पे मेरे ख्याल से 1.7 या 8 के आसपास कुछ आएगा। रुको, ये लिख लेते हैं हम 1.9। ठीक है, ये 1.9 के आसपास आएगा। तो अब इसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसमें फिर से क्या आ जाएगा, 1.9 ही आएगा भाई, है ना। सिंपल में भी 1.9 आ जाएगा। 0.8 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0.8 ही आ रहा है। ठीक, और ये तो क्या आ गया आपका 1 ही आ गया। ठीक, और इसमें क्या आ गया 2.3 आ गया। तो इसको मैं इन जनरल सिंपल में क्या लिख सकती हूँ, ये 1.9 है। देखिए अगर 1.5 है और उसके बिफोर है, जैसे कि 1.4 हो गया, 1.3 हो गया, 1.2 है ना, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना ले सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं। लेकिन 1.5 के अगर आगे चला गया है आपका जो डेसिमल है, तो उसको हम क्या लेंगे, 5 से ज्यादा है तो इसको अप्रोक्सीमेट 2 मानेंगे। ठीक है, तो 1.9 इस मतलब किसके ज्यादा करीब है, 2 के करीब है ना, तो आपका सिंपल में क्या आ जाएगा, रेशियो में 2 आ जाएगा। ये 0.1 है। ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और ये जो फास्फोरस है ये तो ऑलरेडी 1 ही है क्योंकि डिवाइड करने पर 1 आ गया था। और ये 2.3 है तो 2.3 है, इसका मतलब इसको अप्रोक्सीमेट 2 ही ले लेते हैं। ठीक, तो ये 2 ले लिए। इतना क्लियर है। ठीक, अब इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे पहले तो बना लीजिए क्या क्या बन रहा है। Na का क्या आ गया, 2 आया तो Na2 लिख दो भाई। हाइड्रोजन कितना आ गया, 1 आ गया, तो ये हो गया हाइड्रोजन। फास्फोरस कितना आ गया भाई, 1 आया। ऑक्सीजन कितना आ गया, 2, तो ये हो गया O2। अब ये हमारा क्या फॉर्मूला हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला
ये फाइंड आउट कर लिया हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसका नाम भी पूछ रहा है और इसका क्या दिया हुआ है, हमको मास दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लो भाई, क्या क्या दिया हुआ है। उस कंपाउंड का 126 मास दिया हुआ है और उसका नाम बताने बोल रहा। ठीक, तो पहले तो क्या कर लेते हैं, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का हम वेट निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। ये सोडियम है, सोडियम का होता है मास हमारा 23 मल्टीप्लाई 2 दिया हुआ है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 1 ही हाइड्रोजन दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और यहाँ पे दिया है दो ऑक्सीजन। इसको कैलकुलेट किए तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 32। इसको कैलकुलेट कर लो भाई, कितना आ रहा है बताओ। और 6 और 2 8 और 1 9, ठीक है, और 3 और 4 7, 79 कुछ आया। ठीक, साथ में क्या दिया हुआ है वहां पे, एएमयू यूनिट दिया है 126। ठीक है, ये क्या है आपका मास है ना, मॉलिक्यूल का मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एन निकालना है भाई। 126 डिवाइडेड कितना आ रहा है आपका, सॉल्व किए तो 79। ठीक है, यहाँ पे 79 लिख लेते हैं। अब एन इज इक्वल टू, आप क्या करो, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट आपका। एक मिनट, इसका जो कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं, ये पूरा कट रहा है कि नहीं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना। ये हो गया 40, 40 और एक हो गया 47। ठीक है, 47 और 32। ठीक, आ तो इतना ही रहा है। ठीक है, कैलकुलेट किए कितना आ रहा है, देखो ये हो गया आपका 79 और एएमयू में और ये दिया हुआ है, तो ये 1.5 के अप्रोक्सीमेट कुछ आएगा 79, क्योंकि ये क्या है 1 से ज्यादा जाएगा नहीं, तो 1.5 के अप्रोक्स आएगा। तो अगर हम एन की वैल्यू लेना चाहे तो 1 ही लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू, और जो हमारा फॉर्मूला है देखिए, यहाँ पे ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या आया है, Na2HPO2 क्या आया है, Na2HPO2, यह है, मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे एन, एन की वैल्यू है 1, तो वही फॉर्मूला आ गया जो तुम्हारा एम्पेरिकल फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इससे सिंपल और कुछ हो नहीं सकता ये फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका नाम भी देना है हमको। ठीक है, इसका जो नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड है सोडियम हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्साइड। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर है, सोडियम हाइड्रोजन फास्फोरस डाइऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फिनेट भी बोल सकते हैं इसको, तो इसको लिख लो, सॉरी इट्स नोडियम लिखा है, ये है सोडियम हाइड्रो फॉस्फिनेट। ठीक है, ये हो गया आपका इस मॉलिक्यूल का नाम। तो इस तरह से क्लियर है आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन में एलिमेंट, साथ में मॉलिक्यूलर मास दिया होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास दिया है तो आपके लिए एक कैलकुलेशन बस होगा, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला और उसका मास निकालना। फिर आप नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या गिवन मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास लगा करके नंबर ऑफ n का कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो।
ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं आपको जो इस टॉपिक से दिए जा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हुआ। हमने इसके क्या कर लिए, एग्जांपल्स भी सॉल्व कर लिए और टॉपिक भी क्लियर कर लिया। अब हम आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर का मतलब क्या समझते हैं आप? सिग्निफिकेंस फिगर एक ऐसा डिजिट है नंबर्स का जो सार्थक आंकड़ों के बारे में बताता है। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है सार्थक आंकड़े। सिग्निफिकेंस फिगर आर द डिजिट्स इन अ मेजरमेंट दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी से रिलेटेबल। ठीक, they help ensure that your calculated result reflect the accuracy of the measurement। जो सिग्निफिकेंस फिगर है हमको एक सार्थक आंकड़ों के बारे में बताता है। जब हम किसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ डेसिमल्स में भी हमारे पास क्या आते हैं, आंसर आते हैं, और वो मीनिंगफुल एक आंकड़ा बताता है हमको कि इसके अंदर कितने सार्थक मीनिंगफुल डिजिट्स हैं, जिसको हम काउंट करके ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा जो हमारा आंकड़ा है वो हमारे कैलकुलेशंस को रिफ्लेक्ट कर सकता है और एक्यूरेसी को बता सकता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास एक वैल्यू आई है 2.46, ठीक, तो 2.46 हम पढ़ते आए हैं शुरू से कि जनरली पॉइंट की 3 डिजिट तक क्या रहती है वैल्यू, मीनिंगफुल रहती है। उसके बाद जो भी वैल्यू है हम उसको काउंट नहीं करते। ठीक, तो इसमें हमारे पास कितना डिजिट है जो मीनिंगफुल है, 4 डिजिट है। ठीक है, तो यही है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ये सार्थक आंकड़े हमको बताएंगे कि हमारा जो कैलकुलेशन है कितना मान्य है, कितना एक्यूरेट है। इतना क्लियर है आप सभी को? तो इसका मतलब सिग्निफिकेंस फिगर सार्थक आंकड़ों का समूह है जिसको काउंट करके हम जान सकते हैं। ठीक है, कि कितना हमारे लिए वैल्यूबल है जो डिजिट्स है वो, और कौन से जो डिजिट्स है उसको हम छोड़ सकते हैं। चलिए, ये क्लियर है आपको? ठीक, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। ठीक, अब सबसे पहले डेफिनेशन तो देख लिया हमने। अब है ये हमारा कुछ रूल जो सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में हमको क्या करेगा, बताएगा कि कौन कौन से रूल फॉलो करता है ये। तो सबसे पहले तो देखो, ध्यान से देखिए, नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल 45.6 नॉन जीरो, 45.6 दिया हुआ है और उसमें नॉन जीरो कहने का मतलब कोई भी जीरो उसमें है क्या शामिल? इस वाले एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, कहीं पर भी जीरो है नहीं। मतलब जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, चाहे पॉइंट के बाद रहे, ठीक है, या पॉइंट के पहले, वो सब काउंट होंगे और उनको काउंट करेंगे और उतने फिगर हमको बताना है। जैसे 1 2 3 यहाँ पे 3 डिजिट है और 45.6 है, तो ये तीनों नॉन जीरो है तो तीनों काउंट होंगे। तो पहला रूल बोलता है एक तो कि नॉन जीरो जितने होंगे वो काउंट होंगे, है ना। तो ये हो गया 3 सिग्निफिकेंस फिगर। सेकेंड है जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। जो जीरो होगा और जो नॉन जीरो होगा उनके बीच में अगर जीरो आता है, बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, जीरो क्या आएगा बीच में अगर आता है, ये देखो जैसे कि नॉन जीरो क्या क्या हो गया इसमें, 5 और 7 हो गया। 5 और 7 के बीच में कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। तो सेकेंड रूल बोलता है कि हमारा जो जीरो है अगर वो बिटवीन है नॉन जीरो डिजिट के, तो भी हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितने सार्थक आंकड़े हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 सार्थक आंकड़े, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। उसके बाद देखिए थर्ड लॉ क्या कहता है, द लीडिंग जीरोस, जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे जस्ट शो द पोजिशन ऑफ द डेसिमल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो जीरो है उसमें नॉन जीरो डिजिट के आगे जितना भी जीरो लगा है, देखो क्या लगा हुआ है, 0.00, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा भाई, ये सार्थक नहीं होगा, क्योंकि वो तो सिर्फ डेसिमल का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है ना, कि एक जीरो के बाद दशमलव लगा है और उसके बाद 2 जीरो है और 45 है, यानी कि 4 और 5। तो मीनिंगफुल में क्या हो गया, 2 ही सिग्निफिकेंस फिगर हो गया, 2 ही डिजिट है जो काम के हमारे क्या क्या, 4 और 5। तो यहाँ पर जो हमारा काउंट हो रहा है वो 4 और 5 होगा सार्थक आंकड़े। उसके पहले का जो जितना भी जीरो है वो काउंटेबल नहीं है। तो लीडिंग जीरोस
zeros between the first non-zero digit. नॉन-जीरो डिजिट के जितने भी फर्स्ट में जीरो आएंगे वो सारे क्या होंगे, नॉट सिग्निफिकेंस होंगे, ठीक। अब उसके बाद ट्राइलिंग जीरोस इफ देयर अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, ट्राइलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंस एग्जांपल, जैसे कि जितने भी ट्राइलिंग जीरो होंगे जो कि आपके नॉन जीरो डिजिट के बाद आएंगे उसको काउंट करना है भाई, लेकिन उसका पहले आ गया तो उसको काउंट नहीं करना है। ध्यान देंगे ये दोनों में, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2.300, तो ये चारों काउंट होंगे सिग्निफिकेंस फिगर, क्योंकि क्या है, पॉइंट के बाद आ रहा है और दूसरी चीज नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। इसमें क्या था, नॉन जीरो डिजिट के पहले ही आ जा रहा था जो जीरो था, तो वो काउंटेबल नहीं था। और इसमें एक और है, इसी में एक तो हो गया कि पॉइंट के बाद आ गया जीरो, फिर ट्राइलिंग जीरो में नॉट बी सिग्निफिकेंस अनलेस स्पेसिफाइड बाय साइंटिफिक नोटेशन। अब यहाँ पे देख लो 2300, ठीक, जब तक क्या होगा, ये जरूरी नहीं कि हमेशा पॉइंट के बाद ही हो, बिना पॉइंट के बाद भी, जैसे यहाँ पे 2.300 था, अब यहाँ पे क्या आ गया 2300, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे भी वो ये कहना चाह रहा है कि जो ट्राइलिंग जीरोस है, जितने भी जो नंबर से पॉइंट के बाद जीरो, एक तो वो भी क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, पर इसमें क्या होंगे, जो नॉन जीरो के बाद अगर पॉइंट नहीं लगा है और जीरो है तो वो क्या होगा, काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे टू सिग्निफिकेंस फिगर आ गया, ठीक, ये आपका हो गया फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट नंबर लाइक डिफाइंड क्वांटिटीज और काउंटेड ऑब्जेक्ट्स हैव आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंस फिगर या इनफाइनाइट सिग्निफिकेंस फिगर। एग्जाम्पल में 1 डजन एग्जैक्टली 12, ये जो पांचवा रूल है आपको कहना चाह रहा है, आपको अब मैंने बोल दिया 1 दर्जन, 1 दर्जन में तो आप कैसे बताएंगे कितने सिग्निफिकेंस फिगर शामिल है, भाई हमको तो पता है ना 1 दर्जन में 12 चीजें आती क्वांटिटी में, तो कितने सिग्निफिकेंस फिगर होंगे जो काउंटेबल होंगे, वो है 12 एग्जैक्टली, ठीक है। इससे रिलेटेबल एक और चीज मैं आपको बता रही हूँ, देखिए एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, एम से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 टू द पावर 23 होता है, ठीक। किसी भी पार्टिकल का सबसे छोटा ये जो है नंबर है, ठीक है, कि मैंने बोला किसी एलिमेंट में एक एवोगैड्रो नंबर या 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 10 टू द पावर 23। अब इसमें पूछ देगा आपको हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर्स आर, तो फिर क्या बोलोगे इसमें, आपको सिर्फ रूल समझ में आ गया है तो रूल देखिए कि जितने भी नॉन डिजिट नॉन जीरो के बिटवीन में जीरो है वो तो काउंट होगा, साथ में वो देखो कि कितना काउंटेबल है, तो 1 2 3 4, इसमें 4 क्या हो गया, 4 सिग्निफिकेंस फिगर आ गया, ठीक है। ये आपका क्या है, काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका 4 सिग्निफिकेंस फिगर। तो इस तरह से इसमें भी दे रहा है 1 डजन एग्जैक्टली 12, आप 1 मोल ले लोगे, 1 मोल में क्या होता है 6.022 10 टू द पावर 23, 4 सिग्निफिकेंस फिगर। हो सकता है प्लैंक कांस्टेंट दे दे आपको, हो सकता है आपको इलेक्ट्रॉन का मास दे दे 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19, इसका चार्ज दे दे, है ना, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का, और पूछे कितने सिग्निफिकेंस फिगर, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। तो इसी तरह से क्या है, ये जो सिग्निफिकेंस फिगर है ये आपको काउंट करना है। पहला रूल है भाई, नॉन जीरो जितने भी होंगे वो काउंट होगा, चाहे पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो। दूसरा रूल बोलता है जीरो बिटवीन नॉन जीरो, जितना भी जो जीरो नहीं होगा डिजिट उसके बीच में जो आएगा नंबर जीरो वो भी काउंटेबल होगा। थर्ड रूल बोलता है कि जो आपका फर्स्ट का पॉइंट के पहले का जीरो होगा जितना भी, है ना, वो क्या है, काउंटेबल नहीं होगा। फोर्थ रूल में 2 सेक्शन है, एक तो बोलता है कि 2.3 यानी कि जो पॉइंट नॉन जीरो डिजिट पॉइंट में है उनके बाद जीरो होगा तो काउंटेबल होगा, लेकिन जो साइंटिफिक नोटेशन की तरह अगर एक पर्टिकुलर डिजिट दे दिया बिना पॉइंट के तो उसके पीछे का जीरो हम काउंट नहीं करेंगे। और एक रूल पांचवा एग्जैक्टली जो क्या कर सकता है, आपको किसी यूनिट के बारे में बताएगा, जैसे एक डजन में एग्जैक्टली 12 है ना, तो हम क्या बोलेंगे 12 सिग्निफिकेंट फिगर है, वैसे ही मोल के बारे में बोल देंगे,
ठीक, तो इस तरह से आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंस फिगर। तो ये क्लियर है सार्थक आंकड़ों का समूह। आपको इसमें के क्वेश्चन कैसे आएंगे देखते हैं। देखो, और एक छठवा रूल और है आपके पास, ऑल जीरो प्ले एट द एंड or to the right of a number, significance provided they are on the right side of the decimal point. In fact, this represents the accuracy of the position of the measuring scale. अब इसमें देख लो, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैंने बोला था कि पॉइंट के पहले जो भी जीरो काउंटेबल है, तो ये 200 को देख लो भाई, 3 ही है जो आपके काम के हैं। यहाँ पर है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि पॉइंट के बाद तो काउंट होगा और पॉइंट के पहले भी नॉन जीरो है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 6 है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद है। ठीक है, अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं 0.243 पलट करके, तो यहाँ पे आएगा 3 सिग्निफिकेंस फिगर। क्या आएगा, 3 सिग्निफिकेंस फिगर। क्लियर है इतना? तो ये बोल रहा है ऑल जीरोस प्ले द रोल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इन द पोजीशन ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड। डिपेंड करता है कि आपका जीरो का जो पोजीशन है वो राइट साइड है कि लेफ्ट साइड। आप पहले उसको ध्यान देंगे और ध्यान देने के बाद रूल के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे कि बिफोर अगर जीरो है तो वो काउंटेबल है या नहीं, और आफ्टर अगर जीरो है तो वो काउंटेबल है या नहीं। तो ये जीरो का जो रोल प्ले है वो खासकर आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आपके जो कुछ 6-5 रूल है वो आप क्लियर कर लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इससे रिलेटेबल कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूछ लिया कि यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, तो पहला आपको दे देती हूँ, एक क्वेश्चन है 2.406। ठीक, बी है आपका क्वेश्चन 0.659। ठीक, सी है आपका 1.67 10 टू द पावर -27, और एक डी है आपका 23005। ई है आपका 2.0, यहाँ पर 2.004। ठीक, एफ आप देख लो 0.491। जी आपका क्या हो गया, ठीक, इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन है, इसमें आपको फाइंड आउट करो कौन कौन सा सिग्निफिकेंस कितना कितना नंबर ये रखता है। तो इसमें तो ये हो गया काउंटेबल है, क्योंकि नॉन जीरो के बिटवीन है जीरो, तो जीरो तो काउंट होगा, तो 4 हो गए इसमें। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रही हूँ, लिखते जा रही हूँ, देखिए। ठीक है, इसके साइड में ही लिख दे रही हूँ 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। नॉन जीरो के पहले जितना भी है वो काउंटेबल नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे तो नॉन जीरो की बात, जीरो की बात ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये तीनों यूजफुल है। ठीक, इसमें देख लो, इसमें क्या करोगे, बिटवीन है ना, तो कितना हो गया टोटल, 3 और 2 5। इसमें भी क्या है, बिटवीन में है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब ये दोनों आपके लिए छोड़ रहे हूँ भाई। ठीक है, तो ये आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। साथ ही इसी से रिलेटेबल और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है। साथ ही मैं आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो थोड़े क्या होंगे, रिलेटेबल होंगे इनसे, और कंफ्यूजिंग भी होंगे, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से और डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। हमने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला के थ्रू क्या किया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो दिया था उससे रिलेटेबल कुछ क्वेश्चंस थे इंपेरिकल फॉर्मूला वाले, वो सॉल्व किया। साथ में सिग्निफिकेंस फिगर देखा। ठीक है, सिग्निफिकेंस फिगर में हम किस तरह से जो सार्थक आंकड़े हैं उसको काउंट करते हैं, इस बारे में जाना। तो ठीक है, आप सभी इसको क्या करेंगे, और एक बार रिकॉल करेंगे। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट्स में क्या करें, डाउट बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।